सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आप किसी भी टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो वो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टीईटी हो, सीटीईटी हो, एमपी टीईटी हो, एचटीईटी हो, वहाँ पर ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। और अपने ये लगभग 88 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और कोशिश अब मेरी ये है कि क्वेश्चन अपन चाहे 10 लाएं या 15 लाएं या 20 लाएं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इसके पहले रिपीट ना हुए हों। तो कोशिश मेरी यही है और नए नए क्वेश्चंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी मुझे मिल रहे हैं उनको 10-10 करके, 20-20 करके जितने भी मिलते हैं उतने अपलोड करूँगा। तो आप लोग वीडियोस देखते रहें और इन प्रश्नों को लिखते भी जाएं, क्योंकि एक साथ आपके बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर कुछ भी आप पूछ सकते हैं। कई लोगों के एसएमएस आए हैं तो मैं आज थोड़ा सा बिजी था, लेकिन हाँ, आप सभी लोगों के उत्तर आज दे दूंगा जो भी आप लोगों ने पूछा है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाएं और वहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा है वहाँ से आप लोग नीचे जाएंगे, बहुत सारे एसएमएस नीचे करने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ पर पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। देखिए, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का क्या कहलाती है? आंतरिक विशिष्ट ज्ञान। क्या कहलाता है? आंतरिक विशिष्ट ज्ञान कहलाता है अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। तो विकासार्थम, इसके विकास के लिए, अर्थम दिया हुआ है तो के लिए, इसके विकास के लिए अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। तो इसके विकास के लिए अतीव महत्वपूर्ण क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है काव्य शास्त्र पठनम, काव्य शास्त्रों का पठन। दूसरा दिया हुआ है अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम, अन्य भाषाओं में लिखित जो साहित्य है उसका पठन। परस्परम विचार विमर्शः, परस्पर विचार विमर्श। नूतन विषयान अधिकृत्य निबंध लेखनम, नए विषयों को लेकर के, अधिकृत्य मतलब लेकर के, और निबंधों का लेखन। तो सही उत्तर क्या रहेगा? अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? परस्परम विचार विमर्शः। परस्पर विचार विमर्श मतलब कि आंतरिक विशिष्ट ज्ञान का विकास तभी संभव है जब एक छात्र दूसरे छात्र से परस्पर विचार विमर्श करता रहे, और यही महत्वपूर्ण विकल्प है। क्योंकि काव्य शास्त्र के पठन से, जो पहला ऑप्शन दिया है, काव्य शास्त्र के पठन से आंतरिक रस और भावों का उद्गम होता है, इससे अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का तो विकास होता नहीं है। आगे दिया हुआ है अन्य भाषासु लिखित साहित्य पठनम, तो इससे भी आंतरिक बोध या फिर ये कहें कि समाज के विकास से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है तथा भाषा की प्राप्ति होती है। और दिया हुआ है नूतन विषयान अधिकृत्य निबंध लेखनम, तो इसका भी अर्थ यह है कि नए विषयों का समावेश कर निबंध लेख से भौतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। और यहाँ तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा की चर्चा चल रही है, तो यही रहेगा सही उत्तर। कौन सा? जो सी दिया हुआ है, परस्परम विचार विमर्शः, ये होगा इसका सही उत्तर। तो थोड़े से कठिन प्रश्न लगेंगे आप लोगों को, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चंस को हल करने में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे सब लोगों के पास पहुंचे। दिया हुआ है व्याकरण बोधनस्योपयोगः, मतलब कि व्याकरण के बोध का उपयोग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है निर्गल भाषण शक्त्यभिवर्धनम, मतलब कि ध्यान से एक एक शब्द इसको देखेंगे अपन, आगे चलते हैं। साक्षरताभिवर्धनम। दूसरा ऑप्शन दिया है संख्या वृद्धि या फिर यथार्थताभिवर्धनम, तो दिया हुआ है कि निर्गल भाषा शक्ति अभिवर्धनम, ऑप्शन पहला है। दूसरा दिया है साक्षरता अभिवर्धनम, साक्षरता की वृद्धि। ये थोड़ा सा जो पहला पॉइंट है मैं इसको देख करके बता दे रहा हूँ। तीसरा दिया है संख्या वृद्धि, संख्याओं की वृद्धि।
मतलब कि व्याकरण बोध की उपयोगिता क्या है ये आपको बताना है। या फिर यथार्थताभिवर्धनम, यथार्थता का अभिवर्धन करना है, तो आपको यहाँ पर बताना है सही उत्तर क्या रहेगा। तो व्याकरण बोधनस्य उपयोगः, व्याकरण बोध का जो उपयोग है वो क्या है, ये वाला चौथा वाला, यथार्थताभिवर्धनम, यथार्थता को बढ़ाना। मतलब कि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता कहें या फिर यथार्थता में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है, शुद्धता में या फिर यथार्थता में। और व्याकरण के द्वारा ही शब्दों का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो व्याकरण जो है वो यथार्थता की वृद्धि करता है, यथार्थता की। और यहाँ पर जो निर्गल भाषण एक तो होता है अनर्गल भाषण, एक होता है निर्गल भाषण। तो एक कहें कि अनर्गल ना करके और निर्गल समझें इसको, मतलब कि अच्छे अच्छे भाषण की शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति बढ़ाता है, अच्छा बोलने की शक्ति का अभिवर्धन करता है। ये सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला डी वाला जो है अपना, यथार्थताभिवर्धनम। ये मतलब कि व्याकरण यथार्थता की वृद्धि करता है। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कि पहले तो स्तर कौन सा बताया है, उस स्तर के अनुसार ही आप लोगों को उत्तर देना है। तो अपना स्तर कौन सा दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। कौन सी परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी छात्रों के लिए? ऑप्शन पहला दिया हुआ है केवल लिखित। तो जहां केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन अधिकतर गलत ही होता है। केवल मौखिक तो ये भी गलत है। और उच्च प्राथमिक स्तर की बात है तो शास्त्रार्थ तो वहां होगा नहीं, ये तो उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए है। तो लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से परीक्षा प्रणाली उपयुक्त यहां पर होगी। क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः दो रूपों में ही होती है। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। और कारण यह है कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है। इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से उपयुक्त है। तो ये जो डी दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति। हाँ, ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि पहले रिपीट हुआ है, वो भी बहुत पहले रिपीट हुआ होगा। कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति, कविता पठन का उद्देश्य क्या है? दिया हुआ है अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधः, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है धारा प्रवाहस्य शुद्धतायाः च विकासः, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास। या फिर कवितायाः कंठस्थीकरणम, तो ये तो गलत हो जाएगा। उच्चारण विकास है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कविता शिक्षण है और कविता शिक्षण में तो गाना होता है, तो वहां पर उच्चारण को ज्यादा वैसा नहीं देंगे, क्योंकि और ऑप्शन दिए हुए हैं सही। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जो पहला दिया हुआ है यही वाला, अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधः। मतलब कि जो भाव और विभाव हैं, या फिर ये कहें कि भाव विभाव और संचारी भाव का जो उद्वेलन होना है, यह सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अर्थात ये कहें कि जो कविता पठन का उद्देश्य है वो अनुभूति और विचारों से ही है। मतलब कि जो भी स्वर ताल और लय में सब कुछ हो रहा है, ये अनुभूतियां और विचार करने का ही है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, यही वाला, क्योंकि भाव विभाव संचारी भाव इन सबको उद्वेलित करना ही तो है, अनुभूतियां हैं और ये सभी की सभी। तो सही उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला, पहला ही ऑप्शन रहेगा सही। आगे, वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। क्या कह रहे हैं, ध्यान से, वाक् कौशल की चर्चा है कि वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। जो वाक् कौशल है वो इसकी सहायता से सम्यक वर्धते, अच्छी तरह से बढ़ता है। तो किसकी सहायता से जो वाक् कौशल है वो अच्छी तरह से बढ़ता है?
ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है स्थानापत्ति सारणी, स्थानापत्ति सारणी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिखित संभाषणाभ्यास, लिखित संभाषण अभ्यास के द्वारा। आगे दिया हुआ है अभिनयो गोष्ठी चिंतना च, मतलब कि अभिनय और गोष्ठी चिंतन आदि से। या फिर और आगे दिया हुआ है समृद्ध वाचन सामग्री, तो सम्यक जो कि समृद्ध वाचन सामग्री के द्वारा। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? की वाक कौशल की चर्चा है, बोलने की चर्चा, जहां ध्यान रखना आप लोग, और बोलने का कहां पर कहा गया है तो ये चर्चा है यहां सी नंबर वाले पर। मतलब कि अभिनय एवं गोष्ठी से वाणी की कुशलता में वृद्धि होती है और इससे बोलने की प्रवृत्ति के साथ साथ शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो इससे व्यक्तिगत विकास होता है। ये वाला अभिनयो गोष्ठी चिंतनावा, ये वाला, तो ये रहेगा सही सी। आगे चलते हैं। दिया हुआ है बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। तो बालक को देखिए अपन को किस में बनाना है प्रवीण? श्रवण कौशल में। और श्रवण कौशल में क्या होता है? सुनना होता है। तो सुनने के कौशल में प्रवीण बनाना है, कुशल बनाना है, चतुर बनाना है, चतुर ना कहें कुशल कहें, कुशल बनाना है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन पहला दिया हुआ है कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से मुक्त हो। बिल्कुल ठीक है, भय और आतंक से मुक्त हो। आगे क्या दिया हुआ है? श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप और प्रासंगिकानुकूल, प्रसंगानुकूल और रोचक हों। हाँ, ये इस वाले से ज्यादा अनुकूल उत्तर है, तो ये तो गलत कर देंगे अपन। आगे दिया हुआ है श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो। देखिए श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो, ये तो अपन को कुछ गले नहीं उतरी बात, गलत हो जाएगा। आगे टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय ना लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए, तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है। जहां उपयोग होगा तो वहां कर लेंगे। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये बी वाला, कि श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल व रोचक हो। मतलब कि कक्षा का वातावरण जो है भय और आतंक से युक्त, ध्यान से क्या हुआ? मुक्त ना कहें, ये युक्त लिखा हुआ है। हाँ, मैंने शायद मुक्त पढ़ा, युक्त लिखा हुआ है। तो भय और आतंक से युक्त है तो बिल्कुल सही गलत है, पहले से स्टार्टिंग से ही गलत है। और जब भय और आतंक से युक्त होगा तो श्रवण कौशल में मन तो वैसे भी नहीं लगेगा बालक का। और श्रवणीय सामग्री यदि बालकों के स्तर के अनुरूप होगी, प्रासंगिक होगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तो महत्वपूर्ण यही है। और आगे दिया हुआ है कि श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक होगी तो भी दिक्कत रहेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में दिक्कत हुई थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। आगे चलते हैं। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। क्या कह रहे हैं? संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। अनुकरण विधि के द्वारा होता है। विधियों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है अनुकरण विधि के द्वारा होता है, या फिर ध्वनि साम्य विधि से होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुनो और बोलो विधि, एक सुनो और बोलो विधि नाम से है, उसके द्वारा होता है, या फिर स्वरोच्चारण, एक स्वरोच्चारण विधि नाम से भी है, या फिर इससे होता है। तो देखिए संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की जो क्षमता है, प्रयोग करने की क्षमता पूछ लिया, क्या कहा? प्रयोग करने की क्षमता, तो क्या रहेगा? सुनो और बोलो विधि। मतलब कि संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का वाचन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले उसका श्रवण किए हों। जब हमने पहले उसका श्रवण किया होगा तभी तो हम वाचन कर पाएंगे, और श्रवणोच्चारण द्वारा ही संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो सुनो और बोलो है, ये सभी विकल्पों में सर्वोत्तम है, सी रहेगा सही। चलिए चलते हैं आगे। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। अधस्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में, केन मतलब किसके द्वारा,
त्रिभाषा सूत्रम, त्रिभाषा सूत्र संस्तुतम मतलब प्रस्तुत किया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में तो पहले भी आप लोगों को पता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, कोठारी आयोग ने दिया था। और दिए गए उक्त विकल्पों में जो कोठारी आयोग है उसने ही ये त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है। और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आप लोगों को पता ही है, एक पहले नंबर तो हिंदी भाषा, मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी हुई, उसके साथ में एक और जो दूसरे नंबर पर अपन कर दें अंग्रेजी हुई, और फिर स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, ये है त्रिभाषा सूत्र। तो इस प्रकार से यहाँ जो सही उत्तर है कौन सा रहेगा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ इसमें, सही उत्तर होगा अपना ये वाला जो दिया हुआ है कोठारी आयोग उत्तर में, तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा आप लोगों से इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि कई प्रकार की न्यूज़ें आप लोगों के पास आती हैं और आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आप भ्रमित ना हो, लक्ष्य आपका एक हो, क्योंकि अब जो यहाँ लक्ष्य से चूका तो फिर आगे मौका मिलना बहुत कम है। और अब तो परीक्षाएं होने लगी हैं, तो आप लोगों को तैयारी करना है और ये परीक्षा होकर रहेगी। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है और मैं आप लोगों को बीच बीच में बहुत कुछ बोल देता हूँ, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विषय को छोड़ करके और बहुत कुछ बोलता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया था ये सब आप लोगों के लिए ही था। कई लोग मेरे भाई लोग थे, उनको पढ़ाने के लिए साथ में, तो उस टाइम पर स्टार्ट किया था। तो फिर आप लोगों के कहने पर कि सर और वीडियो अपलोड करें, जो आपके पास मैटर होता है उसको ऐसे ही बिना बोले ही अपलोड कर दिया करें तो वो भी ठीक रहेगा। तो ऐसे करते करते फिर लगा कि हाँ कुछ रिकॉर्ड किया जाए। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड करते ना जो लोग सब कुछ अपना ताम झाम ले करके, तो वैसा अपना कुछ नहीं है। जो मैटर मिलता है यहाँ वहाँ से वो सारा का सारा यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे साथ बीती है, सही बताऊँ तो, क्योंकि सब लोगों के साथ कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं या फिर समस्याओं को देखते हुए सब लोग आगे बढ़े हैं। तो जो जो मुझे समस्याएं हुई हैं वो आप लोगों को ना हो ये भी कोशिश करता हूँ। और जो क्वेश्चंस की मुझे समस्याएं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चंस को लगाने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे तो ढूंढा करता था। और यहाँ वहाँ अपन इतनी पुस्तकें खरीद नहीं सकते हैं कि बहुत सारी और ख़रीदें, तो जितनी हो सकती थी उतनी मैंने ख़रीदी थी, लेकिन उनमें भी क्वेश्चंस नहीं मिलते थे। यूट्यूब पर सभी चैनल देख लिए थे लेकिन नहीं मिलते थे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डालूँ कि एमपी की परीक्षाएं तो ठीक है, यहाँ परीक्षाएं होती कहाँ हैं ज़्यादा, अदर स्टेट में, जैसे कि राजस्थान हुआ, सीटीईटी है, और भी जितनी भी टीईटी कहीं भी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ उत्तराखंड में भी टीईटी हुई हो ना, उसका भी संस्कृत का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। इतना ज़्यादा मैंने कोशिश की है और कोशिश मेरी यही है कि जब तक मैं फ्री हूँ, काउंसलिंग वगैरह तब तक नहीं होती है, जब तक और भी, तब तक मैं यहाँ पर इसी प्रकार से ये टॉपिक पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ टॉपिक बाकी है मुझे पता है, जैसे कि संस्कृत के कुछ राइटर ऐसे हैं जिन्होंने, ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने संस्कृत के बारे में कुछ कहा है, कहीं कुछ ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं उनको भी क्लियर करना है। तो उनका मैटर मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, उस कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूँ वो। लेकिन हाँ, उसको अच्छे से सोच रहा हूँ कि उसका सॉर्ट में करके उसको और फिर आप लोगों के सामने लाऊँ, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए, मुझे खुद टाइप करना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे और चैनल हैं तो उनके पास टाइप करने वाले हैं, लेकिन यहाँ मुझे खुद टाइप करना होता है। तो कभी कभी टाइप करने में मुझे 3 घंटे लगें, 2 घंटे लगें, इतना टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ तो ये कहीं का स्क्रीनशॉट ले लिया, कहीं से कोई फ़ोटो खींच ली, तो ये हो जाता है। लेकिन जब टाइप करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उतना लाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश यही है कि परीक्षा से पहले इतना कुछ करके जाऊँगा कि आप लोगों को खुद अपने आप में लगे, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे होंगे, कि हाँ अब संस्कृत में अपन को कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है। और रही बात आप लोगों की गद्य और पद्य की, तो वो भी कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो ऐसे मैं करा नहीं सकता। आप लोग ऐसा करें, 6वीं से लेकर के और 10वीं तक की पूरी किताबें आराम से पढ़ें, बढ़िया एनसीईआरटी की भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, और एक एक पाठ को ध्यान से समझ करके पढ़ें, क्योंकि उसी में से गद्य और पद्य आने की संभावना मैं ज़्यादा समझता हूँ। क्योंकि जो अपनी अभी 6 से और 12th मतलब कि 10th तक की बुक्स हैं,
उनमें से अधिकतर जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, मध्य प्रदेश वालों के लिए मध्य प्रदेश में, और एनसीईआरटी का जो जहाँ पर सिलेबस है उनके लिए वो वाली बुक्स। तो आप लोग ऐसी वाली तैयारी थोड़ी सी और स्टार्ट कर दें। और जो व्याकरण है, मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं 6 से और 10th तक की व्याकरण को भी लाने की कोशिश करूँगा, एक एक पार्ट वाइज, तो वो भी करा दूंगा। लेकिन आप लोगों को तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख करके और एग्ज़ाम पास कर लें। मैं ज़्यादा उतना तो फेंकूंगा नहीं आप लोगों के सामने, जो अदर चैनल वाले बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लोगों को और भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा यहाँ वहाँ की बुक्स लेकर के, और बहुत सारा, क्योंकि यूट्यूब पर इतना संभव नहीं है कि बहुत सारा मैटर आप लोगों को बताया जा सके। एक सीमित समय होता है, 30 मिनट हाईएस्ट अपन ले सकते हैं, 40 मिनट ले लें, 50 मिनट ले लें, लेकिन और भी बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना है। तो वो सब आप लोग बुक्स से पढ़ेंगे, यहाँ केवल आपको एक गाइड कर सकते हैं। तो आप जितना पढ़ सकते हैं अलग अलग प्रकाशन की बुक्स पढ़ें, पहले एक प्रकाशन पढ़ के और उसको मजबूत कर लें, फिर अलग अलग प्रकाशन पढ़ें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलते हैं आगे। प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते, प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते इयम् उक्तिः। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। इयम् उक्तिः, यह उक्ति कैसी है? अंशतः सत्य, अंशतः सत्य है, ये कह रहे हैं। अगद्यः असत्यम, बिल्कुल से गलत ही है, या फिर सत्यम बिल्कुल ठीक है, या फिर अंशतः सत्यम। तो अंशतः जहाँ पर लगा हुआ है ये तो ऑप्शन गलत ही होते हैं, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो ये ठीक है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये उक्ति कैसी है? बिल्कुल सत्य है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपनी जो भाषा है कौन सी है? अपनी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है हिंदी की? आप सब लोगों को पता होगा, अपनी भाषा हिंदी है और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी, देवनागरी। और एक और भाषा कौन सी? मराठी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मराठी की भी कौन सी भाषा है? देवनागरी में ये भी लिखी जाती है। पूछा गया था ये प्रश्न मराठी ऑप्शन में था, हिंदी नहीं था। आगे, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, मतलब कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होनी चाहिए। कौन सी प्रथम भाषा हो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, ये पूछा है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आंग्ल भाषा, दूसरा दिया हुआ है आधुनिक भारतीय भाषा, या फिर मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, या फिर हिंदी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन सी? मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, यही रहेगा जो सी नंबर का है, ये सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण पूछा है कि व्याकरण का लक्षण क्या है? व्याकरणस्य लक्षणम। ऑप्शन पहला दिया हुआ है भाषा प्रवाह, भाषा प्रवाह, भाषायाः प्रस्तुति, भाषा की प्रस्तुति, या फिर भाषा दर्शनम, भाषा का दर्शन, या फिर भाषा सिद्धांतः। तो व्याकरण का लक्षण भाषा सिद्धांत से है। किससे है? भाषा सिद्धांत से। क्योंकि व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है, जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन भी करती है। तो यही भाषा सिद्धांत जो दिया हुआ है यहाँ पर, यही होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है, भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी है? ऑप्शन पहला दिया है प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा भाषा प्रयोगशाला विधि है, या फिर हरवटीय शिक्षण विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है। तो भाषा शिक्षण की अभिनव विधि के बारे में बताना है कौन सी है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, भाषा प्रयोगशाला विधि। मतलब कि भाषा शिक्षण की अभिनव विधि भाषा प्रयोगशाला विधि है। भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है। क्या है? नेटवर्क अनुप्रयोग जो कि मूल कौशल की पद्धति को विकसित करता है, मूल भाषा की पद्धति को विकसित करता है। यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा के ये कहें कि भाषा को अच्छा माहौल देता है, भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक अच्छा माहौल देता है और अच्छा एक तरीका भी प्रदान कराता है। तो ये जो बी दिया हुआ है भाषा प्रयोगशाला विधि, ये रहेगा सही।
और यहीं पर अपन इस सेशन को ख़त्म कर रहे हैं आज के इस अंतिम प्रश्न के साथ। और आप लोगों से संबंधित ही ये प्रश्न है। आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये उत्तर सही देना है। दिया हुआ है, एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या होना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, या फिर कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। क्या रहेगा सही? आप लोग बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता देता हूँ, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, यही रहेगा सही। क्योंकि एक कुशल अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके बाद में अपना जो योजना है उसके अनुसार अध्यापन कार्य कराए, आवश्यकता हो तो लेखन कराए, श्रवण आदि के बहुत सारे कार्यों को कराए। तो आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। जितने लोग भी देख रहे हैं, ये आपका अपने इस चैनल के लिए सहयोग रहेगा। और जितना चैनल आगे जाएगा आप लोगों का नाम रहेगा, क्योंकि आप लोगों के से ही ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों के साथ तैयारियां की हैं। और आप लोग भी ऐसा ना सोचें कि एक परीक्षा में असफल होते हैं तो ऐसा होगा कि आप कभी सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, यूपी की टीजीटी पीजीटी ये कहें कि वो भी दी है, और झारखंड की जो हुई थी टीजीटी पीजीटी वो भी दी हैं। बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। क्योंकि हाँ, मैंने सीटीईटी जितने बार भी दी उतने बार पास की है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग तैयारी बंद ना करें, तैयारी निरंतर रखें, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।